नमस्कार विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है कविता के बहाने। और ये कविता हिंदी के प्रमुख कवि श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। ये आधुनिक युग के कवि हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय और इनका रचना परिचय जो है उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, कुंवर नारायण जी जो हैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे थे 19 सितंबर 1927 को, और प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं पर हुई थी। इंटर तक की पढ़ाई इन्होंने विज्ञान वर्ग से की थी। इसके बाद उच्च अध्ययन के लिए ये लखनऊ आए और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अंग्रेजी में की थी, यानी स्नातकोत्तर जो है अंग्रेजी विषय में इन्होंने की थी। इनका रुझान जो है प्रारंभ से ही अंग्रेजी विषय के प्रति था, परंतु बाद में हिंदी में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। इन्हें घूमने फिरने का शौक था और 1956 में इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, चीन, रूस इन देशों का भ्रमण किया था। अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण भी विविध विषयों पर और भाषा पर इनकी पकड़ भी थी। बात करें लेखन से जुड़ने की, तो 1956 में ये युग चेतना के संपादक मंडल से जब जुड़े तो हिंदी विषय के प्रति लेखन का रुझान जो है इनमें आने लगा, लगाव इनमें होने लगा। और इसके बाद नया प्रतीक और धायानट का जो संपादक मंडल था उसके साथ भी इन्होंने जुड़ना शुरू किया, उससे जुड़ा हुआ इनका। इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी जो है उसका उपाध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाला और भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। बच्चों, इसी दौरान इनकी जो काव्य रचनाएं हैं प्रकाशन में आती चली गई और एक सशक्त लेखक के रूप में ये सामने आए। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो पहली रचना इनकी चक्रव्यूह है, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रमुख काव्य कृतियां जो इनकी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, इसके अलावा वागश्रवा के बहाने और हाशिए का लगाव, ये भी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा जिसका नाम था आत्मजयी। इनकी कहानियां भी प्रकाशित हुई और इनकी कहानियों का संग्रह जिस पुस्तक में है उसका नाम है आकारों के आसपास। समीक्षाएं जो इनकी हैं आज और आज से पहले नामक कृति में संग्रहित है। मेरे साक्षात्कार पुस्तक में इनके सामान्य जो लेख हैं या लोगों से जो साक्षात्कार हुए हैं उनको दर्शाया गया है, उनको लिखा गया है। तो इनकी ये प्रमुख कृतियां थी। बच्चों, इनके काव्य लेखन के लिए इन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें जो मुख्य सम्मान प्राप्त हुए, पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले 1971 में इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसके बाद, इस पुरस्कार के बाद 1973 में इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला तुलसी सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ था। लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान से भी ये नवाजे गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित होने वाले कुंवर नारायण जी को 2009 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। और इसके साथ ही साथ इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1995 में। तो इतना श्रेष्ठ लेखन इनका रहा जिसके कारण इतने सारे पुरस्कार और सम्मान से ये नवाजे गए। इनकी जो प्रमुख काव्य विशेषताएं हैं उन पर अब हम बात करते हैं। बच्चों, इनकी दो पंक्तियां जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दी गई हैं कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे बच्चों, कोई घर बहुत लंबे समय से बंद हो
और उसे खोला जाए तो कैसा वीरान और सुनसान वो दिखाई देता है, वैसे ही जिस प्रकार की एक गर्द से ढकी हुई किताब जिसे बहुत लंबे समय से किसी ने पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो, खोला नहीं हो, तो वैसे ही घरों की हालत हो जाती है जैसे एक गर्द से ढकी हुई पुस्तक की। तो ऐसी ही बातों से समाज में जो बातें चिंता का विषय है उन पर प्रकाश डालने वाले थे कवि कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख भी लिखे हैं। समाज में जो समस्याएं विद्यमान हैं और शहरों में मुख्य रूप से जो समस्याएं थी उनको इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया, उन्हें लिखा और कहानियां भी इनके द्वारा लिखी गई। सिनेमा और जो अन्य कलाएं थी जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, तो इन कलाओं पर भी समीक्षाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। किंतु कविता की जो विधा है, कविता को जिस तरीके से लिखा जाता है, उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। भले ही इन्होंने कहानियां लिखी, समीक्षाएं लिखी, लेख लिखे, परंतु प्राथमिकता जो है इन्होंने हमेशा कविता को दी थी। कविता के प्रति इनका विशेष लगाव था और इनका ये कहें कि जुड़ाव भी कविता से ही था। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, यानी प्रबंध काव्य के स्थान पर जब लोगों ने लंबी लंबी कविताएं लिख करके उन्हें प्रबंध काव्य के रूप में स्थापित करना चाहा, तो उसी समय में इन्होंने एक रचना की, यानी इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आत्मजयी, और ये प्रबंध काव्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आत्मजयी जो कविता है, इन्होंने कवि को बहुत प्रतिष्ठा प्रदान की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी स्तहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध भी नहीं है, यानी इन्हें पढ़कर कोई भी पाठक भ्रमित नहीं होता। उसे उलझाव जो है, यानी विचारों की उलझन उसमें नहीं होती, व्यर्थ का उलझाव नहीं आता, वैचारिक धुंध नहीं आती, परंतु इसमें क्या है, संयम है, एक धैर्य जिसे कह सकते हैं, परिष्कार है, बहुत ही सुधरा और स्पष्ट रूप है उसका और साफ सुथरापन है। बहुत ही आसानी से कविता के जो भाव हैं वो पाठक तक संप्रेषित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला बहुत ही आसानी से इनके भावों को समझ लेता है। इस प्रकार की इनकी काव्य रचनाएं हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, यानी अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण अनेक भाषाओं पर इनकी पकड़ भी थी और विषय की विविधता, अनेक विषयों पर भी इन्होंने लिखा है। समाज में अनेक प्रकार के जो विषय हैं, जो बातें हैं, जो चिंताएं हैं, तो उन पर इन्होंने लेखनी चलाई। ये इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। बच्चों, यथार्थ का खुरदरापन से अभिप्राय है कि वास्तविक परिस्थितियां भले ही वो कष्टप्रद हों, उनका भी चित्रण इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत और समीक्षाओं में किया है। भले ही वो स्थितियां कष्ट देने वाली हों, हमें अच्छी न लगे, परंतु वास्तविक रूप में उसे प्रकट करने की विशेषता जो है इनके लेखन में है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, यानी किसी भी बात को सीधे सपाट तरीके से अपने विचारों में व्यक्त कर देना कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात इनके लेखन में नहीं है। जो वस्तु, जो स्थिति जिस रूप में थी उसी रूप में प्रकट करते थे कुंवर नारायण जी। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर यानी संपूर्ण रूप में समझने के लिए एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति के लिए उनके मायने अलग होते हैं। कोई उस स्थिति का सामना किस प्रकार से करता है, कोई अन्य व्यक्ति किस प्रकार से उसका सामना कर सकता है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए और इसी बात को प्रबलता से सामने लाने के लिए इन्होंने किसी भी बात के लिए अपना बेबाक फैसला जो है नहीं दिया था। सीधेपन से ये कोई भी निर्णय नहीं देते हैं, ये इनकी एक विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम और प्रश्नाकुलता इनकी कविता के बीज शब्द हैं, यानी पढ़ने के बाद पाठक के मन में संशय बना रहता है कि क्या ये स्थिति सही थी या कैसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो संशय की स्थिति
पाठक में बनी रहती है, ऐसे ही संभ्रम यानी भ्रम भी बना रहता है कि कारण ये है हर व्यक्ति का अपना सोचने का नजरिया जो है, दृष्टिकोण अलग होता है। और दूसरा प्रश्नाकुलता, प्रश्न पूछने की व्याकुलता जो है वो भी पाठक में बनी रहती है। ये इनकी कविता के क्या है, मूल बीज हैं, मूल बातें हैं जो इनको अन्य कवियों से अलग बनाती है। बच्चों, कुंवर नारायण जी जो हैं, इनकी कविता की बात करें, यानी जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता की अगर बात करें तो इनके काव्य में एक कुछ बातें और जो छूटी हैं कि इनके काव्य में नागर संवेदना दिखाई देती है। कुंवर नारायण जी जो है नागर संवेदना के कवि हैं। कारण ये शहर में रहते थे, दिल्ली शहर में, और जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है, जिन परिदृश्यों को या स्थितियों को देखता है, तो वो उनके बारे में बेहतर लिख पाता है। तो नागरीय संवेदना का चित्रण इनकी कविताओं में हुआ है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी किसी बात को विवरण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव, व्यक्ति यानी हर व्यक्ति के निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में जो ऊहापोह, पशोपेश की स्थिति जो बनी रहती है, उसका तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। व्यंग्य रूप में उस बात को, उस तनाव को इन्होंने सामने लाने की कोशिश की है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, तटस्थ वो होता है जो किसी के भी पक्ष में न होकर के निष्पक्ष बात रखता है या निष्पक्ष निर्णय देता है। तो ऐसी दृष्टि रखने वाले वीतराग होता है जिसमें किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, किसी एक के प्रति जिसमें झुकाव नहीं होता, जो सबके लिए समान नजरिया रखता है, वीतराग दृष्टि वो कहलाती है। तो इनकी जो तटस्थ वीतराग दृष्टि थी, किसी भी चीज के प्रति लगाव या अलगाव का भाव इनके मन में नहीं था। नोच खसोट यानी समाज में जो हिंसा प्रति हिंसा है या नोच खसोट की जो भावना है, इनसे सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आड़ोलनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। एक व्यक्ति जिसका मन बहुत ही संवेदनशील है, जिसके भाव उसे हर दुख सुख में सामने लाते हैं, यानी प्रत्येक परिस्थिति में वो भले ही वो दुख देने वाली है तो दुखी होता है या सुख देने वाली है वो खुशी को अनुभव करता है। तो एक संवेदनशील व्यक्ति के मन में जो आलोड़न चलता है, जो मंथन चलता है, जो मर्दन चला करता है, तो उन बातों को इन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। कारण स्वयं भी संवेदनशील थे और किसी बात को किसी पर थोपना इन्हें जायज नहीं लगता था। इसीलिए एक मन में जो ये कहें कि लहर पैदा होती है या जो वैचारिक मंथन जो हुआ करता है, वो ही इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। बच्चों, बात करते हैं कविता के बहाने की। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं इस पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। पहली कविता जिसका हम अध्ययन करेंगे, इस कविता का नाम है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनका काव्य संग्रह है, इन दिनों इस पुस्तक से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है कि क्या कविता भविष्य में भी बनी रहेगी, क्या लोग कविता पढ़ने में और लिखने में वैसी ही रुचि लेते रहेंगे। तो इस के लिए आशंकित है, सशंकित है कवि जो हैं। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता अनेक प्रकार की हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर किसी परिस्थिति का दबाव होता है, जैसे हम आदिकाल की बात करें तो उस समय राजाओं का चित्रण करना कवियों की मजबूरी थी। हम बात करें भक्ति काल की तो उस समय में रामकृष्ण या निर्गुण सगुण जो काव्य धाराएं चल रही थी, उनके बारे में, राधा कृष्ण का जो श्रृंगार वर्णन है उनके बारे में लिखना भी कवियों की एक ये कहें कि परिपाटी थी, रीति थी। और भक्ति काल में रामकृष्ण आदि के बारे में और रीति काल में श्रृंगार आदि के बारे में जो लेखन हुआ, तो वो भी एक यांत्रिकता या सामंतवाद का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। परंतु आधुनिक युग में भी जैसे साठोत्तरी कविता है या नई कविता है, छंद मुक्त कविता जिसे कह सकते हैं, तो इन बंधनों में बंद करके जो कविता लेखन हो रहा था, एक यांत्रिकता का दबाव जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या ये दबाव कविता का अस्तित्व नहीं रहने देगा? क्या कविता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी? तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि कविता का भविष्य अभी भी उज्जवल है, हो सकता है, ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है कि कविता की कोई सीमाएं या बंधन नहीं है। कोई भी यांत्रिकता का दबाव, किसी भी सामाजिक परिस्थिति का दबाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता।
कविता का जो क्षेत्र है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो कि चिड़िया, फूल से लेकर के बच्चे तक की यात्रा है। और एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। बच्चों, चिड़िया है, फूल है, ये प्रकृति के उपादान है, जबकि बच्चा जो है भविष्य के प्रति सुनहरे सपने अपने मन में सजोता है, भविष्य के प्रति बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण उसका होता है। तो कविता जो है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, एक सीमित क्षेत्र में चिड़िया उड़ान भरती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका अंत जो है, उसका मुरझाना या झड़ जाना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने क्या है? असीम है, उसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए सारी सीमाएं क्या है? समाप्त हो जाती हैं। घर के, परिवार के जो बंधन है वो टूट जाते हैं, अपने पराये के भेद जो हैं वो छूट जाते हैं। तो बच्चे के खेल की, उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है। कविता भी क्या है? बच्चे के खेल की भांति ही शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। शब्दों के इस खेल में यानी कविता में, बच्चों कविता में हम जड़ यानी निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, चेतन मनुष्य, पशु पक्षी आदि की बात करते हैं। इसके अलावा अतीत, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी बातें हम कविता के अंदर लिया करते हैं। तो ये सब बातें क्या हैं? उसके एक उपकरण हैं, एक माध्यम है कविता को प्रस्तुत करने के। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहां कहीं भी सृजन करने की क्षमता होती है, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जब हम नई चीज का प्रयास करते हैं, किसी नई चीज को रचने के लिए या सृजन करने का जब प्रयास करते हैं, तो सारे बंधन जो हैं, सारी सीमाएं टूट जाया करती हैं। भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो, घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो, जैसे बच्चे के लिए घर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वैसे ही कविता जो है घर परिवार से निकल करके, भाषाओं से परे निकल करके और समय की सीमाओं से पार निकल करके उन बातों को भी प्रस्तुत कर देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, सुना भी नहीं होता। तो कविता के इस असीम क्षेत्र को ही दर्शाने का प्रयास किया है कवि कुंवर नारायण जी ने। तो आओ बच्चों, इस कविता को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और इसकी जो व्याख्या है उसको समझते हैं। तो बच्चों, कुंवर नारायण जी ने ये कविता जो लिखी, कविता के बहाने, इसका अभिप्राय समझने से पहले इसको लिखने का प्रयोजन क्या था? कारण ये था कि आधुनिक कवियों में ये भय था कि यांत्रिकता के दबाव के कारण या भौतिकवादी युग में कहीं कविता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह न लग जाए। तो इसी संदर्भ में इस तरह की कविता की रचना उनके द्वारा की गई। साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्री हुए हैं I.A. रिचर्ड्स, उन्होंने कहा है कि भौतिकवादी युग में कविता की रचना किया जाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है और ये हमेशा होता रहेगा। कविता अपनी संभावनाएं कभी खोती नहीं है। इसी प्रसंग में लिखी गई ये कविता, कविता के बहाने, तो इसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं बच्चों। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कविता में का जो प्रसंग है, यानी हम सर्वप्रथम जब प्रसंग की बात करते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है ये कविता और लेखक कुंवर नारायण जी हैं। उनके काव्य संग्रह इन दिनों से इस कविता को चुना गया है, कविता के बहाने को। और इसमें उन्होंने चिड़िया की उड़ान के माध्यम से, फूलों के खिलने के माध्यम से और बच्चे के खेलने के माध्यम से कविता का संबंध स्थापित करना चाहा है कि किस प्रकार कविता चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, परंतु चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में क्या अंतर होता है। किस प्रकार कविता भी फूलों की तरह अपनी खुशबू, अपने रंग और अपनी महक बिखेरती है, परंतु फूलों के खिलने में और कविता के खिलने में क्या अंतर है। कैसे बच्चा खेलता है, बच्चे के खेलने की
क्या सीमाएं हैं, क्या क्षेत्र है, और किस प्रकार कविता भी नाना प्रकार के शब्दों से खेल खेला करती है, और बच्चे के खेलने में और कविता के शब्दों द्वारा खेलने में क्या समानता है, उसी बात को इस कविता में कुंवर नारायण जी ने स्पष्ट किया है। तो पहला जो पद्य है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता भी उड़ान भरती है, कैसे? जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, वैसे ही कविता भी उड़ान भरा करती है। उसका उड़ना भी चिड़िया के उड़ने के समान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु कविता की उड़ान को वो भोली चिड़िया क्या समझ सकती है कि किस प्रकार कविता का उड़ना एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। कविता एक बहुत बड़े क्षेत्र में उड़ान भरती है, परंतु चिड़िया जो है एक सीमित क्षेत्र में उड़ान भरती है। उस कविता की विस्तृत उड़ान को भला वो चिड़िया क्या जान सकती है। कैसे? बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मान। कविता जब पंख लगा करके उड़ती है, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या अर्थ हैं, उसको भला चिड़िया कैसे समझ सकती है? क्यों? क्योंकि चिड़िया जो है घर के भीतर और बाहर उड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जंगलों, पर्वतों, नदियों, पहाड़ों, अनेक क्षेत्रों में वो उड़ान भरती है, परंतु उसका उड़ना एक सीमित क्षेत्र में होता है। इस प्रकृति के वो सीमित क्षेत्र में ही उड़ पाती है, जबकि कविता जो है उसके उड़ने की संभावनाएं अपार है। कोई निश्चित क्षेत्र उसका नहीं होता। कवि के जो शब्द हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। कविता का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता। अनंत क्षेत्र में, यानी व्यापक अर्थ लिए हुए, एक अनंत आनंद अपने अंदर समाये हुए कविता जो है अपना क्षेत्र निर्धारित करती है। उसके लिए समय के, भाषा के कोई बंधन नहीं होते। कविता की उड़ान जो है वो असीम है, असीमित है। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के जो माने हैं, यानी केवल घर के भीतर की और बाहर की चर्चा ही कविता नहीं करती। जिस प्रकार चिड़िया एक घर से दूसरे घर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, परंतु कविता जो है घर के भीतर और बाहर हर प्रकार की स्थितियों का चित्रण करती है। इस घर उस घर, यानी हर घर की समस्या का, हर घर में घटित होने वाली बातों का जो चित्रण है वो कविता के माध्यम से किया जाता है। इस अनंत ब्रह्मांड का जो चित्रण है वो कवि करता है, और कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो प्रकृति से परे स्थितियों का वर्णन भी कवि अपनी कविता के माध्यम से करता है। अपने भावों का प्रस्तुतिकरण जो है वो अपनी कविता के माध्यम से करता है, जिसका कोई क्षेत्र नहीं होता। तो इसी कारण कविता जब कल्पना के पंख लगा करके उड़ान भरती है, बच्चों चिड़िया के पंख होते हैं, परंतु यहाँ कविता के पंख की बात आ रही है। और कविता जो है कल्पना के पंख लगा करके जब उड़ा करती है, उसके जो अर्थ हैं उसको भला वो भोली चिड़िया क्या जान सकती है। तो कवि कहना चाहता है कि चिड़िया का उड़ना एक सीमित क्षेत्र में है, उसको यानी कविता के उड़ने को और अपनी कल्पना के माध्यम से कवि द्वारा जो उड़ान भरी जाती है, जो शब्द चयन किया जाता है, जो विचारों का चयन होता है या भावों का जो प्रस्तुतिकरण होता है, उस उड़ान को भला वो भोली चिड़िया कैसे जान सकती है। कारण चिड़िया का उड़ना ससीम है, जबकि कविता की जो उड़ान है वो असीम है, अनंत है, व्यापक है और स्थायी है। वो हमेशा ही आनंद देने वाली होती है। अगला इसका जो पद्य है बच्चों, ये है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है, यानी कविता भी खिलती है। कैसे खिलती है? जैसे पुष्प यानी फूल पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, खिलता है, और अपनी खुशबू जो है, अपने रंग जो है हर तरफ बिखेरता है, परंतु कविता भी फूल की भांति ही खिलती है, लेकिन उसके खिलने में, महकने में फर्क होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का जो खिलना है उसको भला एक फूल क्या समझ सकता है। कारण फूल के खिलने में और कविता के खिलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैसे? बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने,
फूल क्या जाने बच्चों, फूल क्या जाने बच्चों। फूल खिलता है, बड़ा सुंदर लगता है, उसके बहुत नाना प्रकार के रंग होते हैं और अनेक प्रकार की खुशबुएं जो हैं, खुशबू जो है अनेक फूलों में होती है। तो अपनी खुशबू जो है, अपने रंग जो है सुंदर, वो बिखेरता है, सबको आकर्षित करता है, परंतु उसका खिलना और महकना एक सीमित समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए खिलता है, खुशबू देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, परंतु बाद में वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, झड़ जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। फूल नश्वर है, परंतु बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए हुए, हमेशा खिले रहते हुए, हमेशा खुशबू बिखेरते हुए, जो महकने का माने यानी अर्थ है, यानी लगातार खिले हुए, बिना मुरझाए हुए महकते रहने का जो अर्थ है, उसको भला फूल क्या जान सकता है। कारण फूल के खिलने की क्या है, एक सीमा है, वो कुछ समय के लिए खिल के नष्ट हो जाता है, परंतु कविता चिरकाल तक, अनंत समय तक खिलती और महकती रहती है। बच्चों, पुराने कवि हुए हैं आदिकाल के या रीतिकाल, भक्ति काल के, जैसे हमने सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि को पढ़ा है और उनके बारे में जाना है। उनकी कविताएं आज भी हमें प्रभावित करती हैं, अच्छी लगती हैं, सुनने में रुचिकर लगती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। तो कविता क्या है, शाश्वत है, उसका खिलना क्या है, अनश्वर है, उसका महकना भी चिरकाल के लिए है, असीम है। तो बाहर भीतर, इस घर उस घर, हर जगह कविता जो है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, एक घर से दूसरे घर में सुनाई देती है, सुनी जाती है और इन क्षेत्रों की सीमाओं को पार करती हुई, देशों की सीमाओं को पार करती हुई वो अनंत काल तक गूंजती रहती है, आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। तो इस बिना मुरझाए महकने का जो अर्थ है कविता का, उसे भला भोला फूल कैसे समझ सकता है, फूल उसको कैसे जान सकता है कि बिना मुरझाए कैसे महका जाता है, कैसे अपनी खुशबू को बिखेरा जा सकता है। तो ये बात एक फूल भी समझ नहीं पाता। अगला पद्य है बच्चों कि कविता एक खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने बच्चा ही जाने। कि कविता भी खेल बन जाती है कब, जब कवि नाना प्रकार के शब्दों से, भावों से और विचारों से खेलता है, यानी कविता की रचना करता है, नई कविता का सृजन करता है। तो उस समय कविता भी क्या होती है, एक खेल का रूप बन जाती है। और कैसे, बच्चों के बहाने से। कवि जब बच्चों को खेलता हुआ देखता है, उनके खेल के जो साधन हैं, माध्यम हैं, उनके खेलने के जो तरीके हैं, जो भाव हैं, उन सबको जब वो देखता है तो उसके मन में भी शब्द क्रीड़ा करने लगते हैं और उन शब्दों के माध्यम से कविता एक खेल खेलती है। और बच्चों के बहाने से खेला जाने वाला कविता का जो वो खेल है, वैसे ही मुखरित होता है जैसे बच्चों में खेल से जो आनंद प्रकट हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही भाव कविता का होता है। कैसे, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चे जब खेलते हैं तो उनके लिए कोई सीमा नहीं होती, वो घर के बाहर, घर के भीतर हर स्थान पर खेलते हैं। एक घर से दूसरे घर, यह घर वह घर, उनके लिए इस घर में और उस घर में कोई अंतर नहीं होता। भले ही दो परिवारों में, दो घरों में आपस में न बनती हो, लगाव न हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, परंतु बच्चे इन बातों को नहीं जानते। जब वो खेलते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। और उनके खेल में सारी सीमाएं जो हैं, जो वर्जनाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। खेलते हुए बच्चे बाहर भीतर जाते आते हैं, इस घर से उस घर में जाते हैं। कैसे उनके खिलौने हैं, कैसी उनकी खुशी देखने को हमें मिलती है। तो उनके लिए सब घर एक कर देने के माने, सब घर उनको एक जैसे लगते हैं, कोई उनको पराया नहीं लगता, कोई खेल उनको अलग नहीं लगता। हर घर, हर खेल, हर खुशी उन्हें अपनी लगती है खेल के माध्यम से। तो इस बात को कौन अनुभव करता है, सिर्फ बच्चा ही जान पाता है कि कैसे सारे घर एक जैसे हैं, सारे खेल हमारे लिए हैं। उनके लिए कोई खेल की सीमा नहीं होती कि ये खेल बड़ों के हैं, ये छोटों के हैं। उनके लिए खेल की सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा भी नहीं होती कि सुबह खेलना है, शाम को, दोपहर को,
बच्चे ये भी नहीं जानते हैं, विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि शोक सभा में भी बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि किसी की मृत्यु हुई है, अंतिम संस्कार अभी हुआ नहीं है, वहां खेलना नहीं है। तो बच्चे हर परिस्थिति में, भले ही शादी हो, भले ही कोई शोक सभा हो, हर जगह वो अपना खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी भी समय की सीमा उन पर लागू नहीं होती, क्षेत्र की सीमा, बंधन उन पर लागू नहीं होते और हर जगह पर, हर खेल में वो खुशी प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही कविता भी कवि के लिए क्या होती है, एक खेल बन जाती है और वो हमेशा ही अनंत काल तक क्या देती है, पाठकों को, सुनने वालों को क्या देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। उसका आनंद जो है क्या होता है, स्थायी होता है, सर्वव्यापक होता है, कोई सीमा या बंधन उसके लिए नहीं होते। तो इसके लिए कवि ये कहना चाहते हैं कि कविता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों के खेल सदा ही खुशी देने वाले हैं, वैसे ही कविता भी चिरकाल तक मनुष्यों को खुशी देगी, सबको अच्छा सुख देने वाली, सुखदायी हुआ करती है। इसलिए कविता भी एक खेल की तरह ही कवि को महसूस होती है। बच्चों, इस कविता में कुछ विशेष बातें या विशेष बिंदु जो आए हैं, जैसे अलंकार है, छंद है, भाषा है, भाव है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला पद्य जो हमने इसका पढ़ा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो यहाँ कविता के उड़ने की और चिड़िया के उड़ने की बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। यानी चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान दोनों का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है, सुंदर तुलना की गई है रूपक अलंकार के माध्यम से। और साथ ही साथ जैसे भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कविता की उड़ान को भला चिड़िया कैसे जान सकती है, क्योंकि उसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, सीमाएं नहीं है कविता के लिए। तो प्रश्न चिन्ह जहां लगता है वहां प्रश्न अलंकार होता है। साथ ही जानने की जब बात आती है कि चिड़िया क्या जाने, तो जानना या समझना मनुष्य की विशेषता होती है, बुद्धिजीवी है मनुष्य, परंतु यहाँ एक प्रकृति के उपादान को, यानी मनुष्य की स्वभावगत विशेषताओं का जब प्रकृति की वस्तुओं पर आरोप होता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, प्रश्न अलंकार भी है। साथ ही कविता के पंख लगा, कविता कल्पना के पंख लगा करके उड़ान भरती है। तो यहाँ कविता के जब पंख लगाए जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला जो पद्य है इसमें कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ऊपर वाले पद्य की बात करें तो भाषा सरल है, सहज है, आसानी से समझ में आ रही है, भावाभिव्यक्ति में समर्थ है, यानी सार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और वर्णनात्मक शैली के अंदर छंद मुक्त ये कविता है, यानी किसी भी प्रकार के छंद का बंधन इसमें नहीं है। और साथ ही लयबद्धता भी कविता में है, यानी इसको गाया जा सकता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो इस पद्य की अगर बात करें कि यहाँ भी ऊपर वाले पद्य में भी अनुप्रास अलंकार था बच्चों, जैसे यही बातें यहाँ है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, तो रह की आवृत्ति होने के कारण इस पद्यांश में भी और ऊपर पद्यांश में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी है। साथ ही साथ रूपक अलंकार, जैसे कविता का खिलना और फूल का खिलना रूप दिया गया है, तुलना की जा रही है, रूपक अलंकार है। और इसके साथ साथ जैसे फूल क्या जाने, तो यहाँ भी प्रश्न अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी काव्य में हमें देखने को मिलता है। भाषा सरल है, सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है, मुक्तक छंद मुक्त कविता है और लयबद्धता भी है। लयबद्धता क्या होती है बच्चों? जिन पंक्तियों को लय में यानी एक सुर में गाया जा सकता है वो लयबद्ध कविता मानी जाती है। भले ही ये छंद मुक्त कविता है, छंदबद्ध कविता को गाया जाता ही है, यानी उसमें हर स्थिति में छंदबद्ध कविता को गाया जा सकता है, परंतु छंद मुक्त कविता में सभी में गेयता का गुण हो, लयबद्धता हो, ये आवश्यक नहीं होता। यहाँ लयबद्धता का गुण है, यानी इसको गाया जा सकता है कैसे कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसको कैसे गाएंगे बच्चों? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने,
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो इस तरीके से इसे गाया भी जा सकता है। अंतिम पद्यांश इसका जो है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। ऊपर वाली पंक्तियों में बिना मुरझाए महकने के माने, तो मैं वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न अलंकार और मानवीकरण अलंकार फूल क्या जाने पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों एक बात और ऊपर वाली पंक्तियों में कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो इसमें कहने का जो लहजा है वो बदल जाता है। कैसे कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो यहाँ जब बोलने के लहजे में वक्रता लाई जाती है, बात को कहने का लहजा जब बदल जाता है, तो वहां काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। इसके बाद अंतिम पद्यांश की कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। तो खेल की तुलना, बच्चों के खेल की तुलना कविता से की गई है और बहुत ही सुंदर तुलना के माध्यम से कवि ने अपने भावों को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इसमें भी यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा सरल सटीक है, शब्दों का चयन भी सार्थक है और साथ साथ लयबद्धता वर्णनात्मक शैली है और छंद मुक्त कविता है। तो ये इस पूरी कविता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, विशेष बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की। अब इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस कविता से संबंधित 4 मुख्य प्रश्न बच्चों दिए गए हैं हमारी पाठ्यपुस्तक में। उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है कविता के बहाने कविता के, तो इस कविता के बहाने, इस कविता में यानी कविता के बहाने जो कविता है, इसके लिए बताना है कि सब घर एक कर देने के माने का क्या अर्थ है। बच्चे जो हैं जब खेलते हैं तो वो घरों की सीमा भूल जाते हैं, उनके लिए अपने पराये का भेद नहीं होता। यह घर किसका है, वह घर किसका है, ये शत्रु का है, मित्र का है, अपना है, पराया है, इन भेदभावों से परे उठ करके बच्चे खेलते हैं और सभी घर उनके लिए क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अपनेपन का भाव उनमें होता है, आत्मीयता का भाव बच्चों में होता है, निष्कलुषता उसमें होती है, किसी भी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या आदि उनमें नहीं पला करती। ऐसा ही कविता के साथ होता है। कविता जब लिखता है एक कवि तो वो अपने पराये की भावना से परे उठ जाता है। कवि के लिए कोई भी अपना नहीं होता, पराया नहीं होता, सब व्यक्ति उसके लिए समान होते हैं। जैसे बच्चे के लिए सभी घर एक जैसे हो जाते हैं खेलते समय, तो कविता के बहाने कविता में बताया गया है कि जब बच्चे खेला करते हैं तो उनके लिए सारे घर एक समान हो जाते हैं, सारे भेदभाव वो बच्चे भूल जाते हैं और आत्मीयता, लगाव का भाव जो है उसमें आ जाता है। यही इस बात का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। बच्चों, उड़ना जो है, उड़ान जो है पक्षियों के द्वारा, चिड़िया आदि के द्वारा भरी जाती है। कविता भी कल्पना के पंख लगा करके उड़ा करती है, यानी कविता की उड़ान जो है बहुत बड़ी होती है। असीम क्षेत्र में कविता जो है वो उड़ती है, उसके लिए कोई भी बंधन नहीं होते। जैसे पक्षियों के उड़ने का क्षेत्र एक निश्चित मान सकते हैं, कुछ देर पक्षी उड़ता है, थक जाता है, नश्वर भी है उसका उड़ना, क्योंकि निश्चित समय बाद पक्षियों का मरना भी निश्चित है। परंतु कविता हमेशा अपनी उड़ान भरती रहती है। वो बिना थके हुए, बिना अपना सौंदर्य या शक्ति खोए हुए वो उसी गति से उड़ती रहती है, उड़ान भरती रहती है। आदिकाल के कवियों को आज भी हम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे सरहप्पा है, कणहप्पा है, भक्ति काल के राम भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य लिखने वाले जो मुख्य कवि हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं, मीरा हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में और रीति काल की, श्रृंगार काल की अगर हम बात करें तो हम बिहारी आदि को आज भी, घनानंद बोधा को आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो उनकी कविताओं का जो सौंदर्य है वो आज तक बना हुआ है। तो कविता की जो उड़ान है वो एक निश्चित क्षेत्र में नहीं होती। कविता भी वैसे ही उड़ान भरती है जैसे पक्षी, परंतु कविता की उड़ान बहुत विस्तृत होती है। और
फूल जब खिलता है तो वो अपनी खुशबू बिखेरता है, रंग बिखेरता है, सभी को आकर्षित करता है। आकर्षण उसका ऐसा होता है कि हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है, खींचा चला आता है। परंतु कविता का जो खिलना है वो फूल के खिलने से अलग है। कैसे? क्योंकि खिलने का कविता से संबंध इसलिए है, जब कविता लिखी जाती है या पढ़ी जाती है तो वो बहुत ही रुचिकर लगती है। उसकी जो रंगत है, उसका जो आनंद है, वो अनंत काल तक के लिए हुआ करता है। फूल की भांति ही कविता पुष्पित और पल्लवित होती है। जैसे फूल के अनेक रंग होते हैं, उसमें अनेक प्रकार की जैसे खुशबू होती है अलग अलग फूलों में, वैसे ही कविताओं में अनेक प्रकार के रंग भरे जाते हैं, अनेक विचार और भाव भी उनमें भरे होते हैं। अनेक भावों और विचारों से भरी हुई कविता अपने खिलने को परिभाषित करती है, इंगित करती है। अगला प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? देखो बच्चों, समानांतर पहले कविता की तुलना फूल से की गई है, कविता की तुलना पक्षी की उड़ान से, चिड़िया की उड़ान से की गई है, परंतु कविता और बच्चे को समानांतर यानी बराबर कैसे रखा गया है? बच्चा जो है उसके खेलने का क्षेत्र निश्चित नहीं होता, उसके खेल निश्चित नहीं होते। हर खेल में, हर स्थान पर वो अपनेपन से खेलता है। उसके लिए सभी स्थानों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, अपने पराये के भेद समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही कविता जब लिखी जाती है, रची जाती है, पढ़ी जाती है, उस समय सारे शाब्दिक बंधन या ये कहें कि अपने पराये की भावना जो है वो खत्म हो जाती है। कवि जब कविता की रचना करता है तो उसमें भाव जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो अपने पराये के भावों से दूर होती है। इसीलिए कविता और बच्चे के खेल में क्या है, बराबरी या समानांतर इनको दिखाया गया है इस कविता में। कविता के खेल को भी खेल के माध्यम से इंगित किया गया है और बच्चे के खेल में और कविता के खेल में यानी जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें समानता दिखाई गई है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या अर्थ होता है या क्या होता है? बच्चों, अभी हमने पूर्व के प्रश्न में चर्चा की थी कि फूल जो है एक निश्चित समय पर खिलता है, अपनी खुशबू रंग आदि बिखेरता है और कुछ समय बाद वो मुरझाकर सूखकर गिर जाता है, अंत उसका हो जाता है। यानी उसकी गतिविधियां भी सीमित हैं, नश्वर हैं और उसका खिलना भी सीमित है। परंतु जो कविता है उसकी सीमाएं नहीं होती। कविता बिना मुरझाए महकती रहती है चिरकाल तक, यानी अनंत वो हुआ करती है। उसकी सीमाएं नहीं है, सीमाओं से परे होकर के अनंत काल तक व्यापक रूप से वो अपनी खुशबू बिखेरती है। फूल मुरझा जाता है, उसका महकना खत्म हो जाता है, परंतु कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, हमेशा वो महकती है, हमेशा पाठकों को आनंद देती है, खुशी देती है। इसलिए अजर और अमर कविता हो जाती है, उसका अस्तित्व सदैव बना रहता है। तो ये इन प्रश्नों का भाव था बच्चों। आशा करती हूँ पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।